फ्रेंड्स, माय नेम इज देवाशीष। वेलकम बैक टू दी फिजिक्स शाला। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं साउंड की मिक्स डीपीपी के बारे में, जो आपको डीपीपी 1 के बाद जो मिली होगी, डीपीपी 2 से लेकर 5th तक की डीपीपी के बारे में के वीडियो सॉल्यूशंस के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूंगा। आई नो डीपीपी के सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डिले हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से ये डिले हुआ। आगे से मैं ट्राई करूंगा कि ये क्वेश्चंस के डीपीपी के सॉल्यूशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के। और जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा बस ये है कि भाई मेरा भी मोटिवेशन बन जाता है और आपको भी नोटिफिकेशन वगैरह जो नई वीडियोस आने वाली होगी उसके बारे में पता लग जाएगा। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूं फिर क्वेश्चन नंबर। अच्छा, जो डीपीपी के जो ये अगर किसी के पास ये डीपीपी नहीं है तो मैं उसका लिंक जो है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल पर जाके आप चेक कर लेना। बहुत पहले ये डीपीपी मिली थी किसी के पास और ये बेसिकली प्रीमियम ग्रुप पे भी डली हुई है ये डीपीपी। तो अब नहीं है आपके पास तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ये डाउनलोड करके चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें क्वेश्चन नंबर यहां पर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें बोला गया था कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें दो ट्यूनिंग फोर्क दिए हुए हैं, ए और बी दोनों को एक साथ अगर बजाया जाता है तो वहां पर वो बोल रहा है कि बीट्स जो सुनाई देती है एफ ए बोल देते हैं और एफ बी, अगर दोनों को बजाते हैं तो दोनों से जो बीट्स सुनाई देती है वो 4 बीट्स सुनाई देती है, मतलब 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वहां पर सुनाई देती है। अब बोला गया है कि ए पर थोड़ा सा स्लाइटली हम क्या कर देते हैं, वैक्स अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ए की फ्रीक्वेंसी इन्होंने बताई है कि 256 हर्ट्ज है। 256 हर्ट्ज से पहले साउंडेड किया, तो इसका मतलब या तो बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी, बी वाले ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी या तो 4 ज्यादा होगी, है ना, यानी कि और या फिर 4 कम होगी, या तो 252 हर्ट्ज हो सकती है या फिर 260 हर्ट्ज हो सकती है। ऐसे पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, या तो 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी। अब बोला है कि वैक्स अप्लाई किया है, तो वैक्स अप्लाई करने से होता है क्या है कि हमेशा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो बी पर वैक्स अप्लाई कर दिया, यहां पर वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने ए पर वैक्स लगा दिया, इसका मतलब डेफिनेटली ये 256 से कम होने वाली है, यानी कि या तो 255 हो सकती है, 254 हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूं। 252 इस तरह से ये चल सकता है और नीचे भी जा सकती है और भी नीचे जा सकती है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोबारा जब साउंडेड किया जाता है तो सेम फ्रीक्वेंसी आती है, सेम बीट्स सुनाई देती है। तो सेम बीट्स कब सुनाई देगी, अब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी देखना। अगर मान लो एफ बी जो है वो 260 हर्ट्ज हुआ, तो 260 हर्ट्ज हुआ और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ए की फ्रीक्वेंसी वैक्स अप्लाई कराने के बाद 255 हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 5 का हो जाएगा। अगर मान लो 255 की जगह 254 होगी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 का हो जाएगा। अगर 253 होगी, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ 7 का हो जाएगा। इसका मतलब अगर बी की फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है तो यहां पर ए के साथ वो कभी भी 4 हर्ट्ज की बीट्स वापस से नहीं निकाल सकता, अगर वैक्स अप्लाई करने के बाद की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो बी की फ्रीक्वेंसी जो बी ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी हम 252 हर्ट्ज लेकर चलते हैं, तो 252 हर्ट्ज के वाले केस में, है ना, तो मान लो अगर ए की फ्रीक्वेंसी 252 हो गई तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 252 और 254 के बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और फिर धीरे धीरे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर 248 भी हो सकता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहां पर 4 बन सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर B 260 हर्ट्ज रहा, B की वैल्यू अगर 260 हर्ट्ज है तो कभी भी A के साथ वो अगेन 4 बीट्स नहीं निकाल सकती। लेकिन अगर A के साथ अगर B की फ्रीक्वेंसी 252 हुई तो A पर वैक्स अप्लाई करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर 4 बिट्स दोबारा निकल कर आ जाए। क्लियर है? तो इसका जो आंसर आपको दिया जाएगा वो होगा 252। यहां पर बी ऑप्शन इसका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इनमें हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक चीज निकाल लेता हूं, ओमेगा 1। अब ऐसे क्वेश्चंस में ओमेगा 1 हमें पता होता है कि टी के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम ओमेगा बोलते हैं,
यहां पर अब आप ऐसा मत समझना कि टी के साथ तो 1 है और यहां पर भी टी के साथ 1 है तो ओमेगा, नहीं, साइन के साथ जो भी लिखा हुआ है इस पाई वाले नंबर को देखो 0.3 साइन उसके बाद 596 पाई, तो इस 596 पाई को आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पर जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 596 पाई यहां पर ओमेगा 1 आता है और ओमेगा 2 अगर आप देखोगे तो ये निकल के आएगा 604 पाई। तो इस हिसाब से F1 जो आएगा 2 पाई से आप जब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 298 हर्ट्ज निकल कर, और F2 जो आ जाएगा इसको मैं 2 पाई से डिवाइड कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो ये 302 हर्ट्ज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ये सारी बात। अब क्या होता है हमें ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव अब है क्या एक्चुअली, बीट्स कैसे बनती है, सेम टाइप की ऑलमोस्ट दो वेव्स आती है, सेम डायरेक्शन से आ रही होती है, ठीक है ना, लेकिन उनके फ्रीक्वेंसी के बीच में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो एक रिजल्टेंट वेव बनती है तो उस रिजल्टेंट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और जो एम्पलीट्यूड मतलब जब वेव बनती है तो किसी एक पॉइंट पर कभी मैक्सिमम आता है कभी मिनिमम आता है, तो एक पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमम नहीं रहता, एक पॉइंट पर कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, तो वो मैक्सिमा कितने टाइम इंटरवल के बाद होता है वो हमें देखना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ये हम निकालते हैं F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 करके, ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें से कम निकाल दो, सिंपल सा चीज है। तो क्या लॉजिक हो जाएगा 298 प्लस 302 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये तुम्हारे पास अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 300 हर्ट्ज, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, 302 में से ये माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 2 हर्ट्ज, ठीक। क्लियर है ये सारी चीज। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन 11th वाले जो 10th आंसर है, 10th क्वेश्चन है, उसका आंसर कितना होना चाहिए, बी आना चाहिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 पर ही बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 10 पर बेस्ड है, और 11 में पूछा गया है कि जो मैक्सिमा, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि बीट फ्रीक्वेंसी बताओ पहला, तो दूसरा मैक्सिमा और मिनिमा का रेशो बताओ। तो बीट फ्रीक्वेंसी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, F2 माइनस F1 कर दो, ठीक है। अब F1 माइनस F2 करना है, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे ले रहे हैं, ठीक है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसमें से छोटी माइनस कर दो, तो 302 माइनस 298 ये 4 हर्ट्ज हो जाएगी। बात आती है मैक्सिमा और मिनिमा के रेशो की, तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ए मैक्सिमा एंड ए मिनिमा निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, और ए मैक्सिमा होता है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का स्क्वायर, सिंपल सी चीज। तो A1 ये बन जाएगा तुम्हारे पास 0.3 प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 0.3 का स्क्वायर, तो ये 0.8 का स्क्वायर करोगे तो 0.64 बनेगा, और ये 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.5 माइनस 0.3 0.4 हो जाएगा, तो 0.04, 0.2 का स्क्वायर होगा ना, तो 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 64 डिवाइडेड बाई 4, तो इट मीन 16। तो जो इसका ऑप्शन है आई गेस 4 एंड 16 वाला कुछ होना चाहिए, तो ऑप्शन में जब आप चेक करोगे तो ये ए ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। तो 11th वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 4,16। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि दो इंटेंसिटीज हैं I1 एंड I2, ये दो इंटेंसिटीज आपको गिवन है, इन दोनों इंटेंसिटीज के स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, सुपर इंपोज हो जाती है। तो आपको बोला गया है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो फ्रीक्वेंसीज का जो मैक्सिमा और मिनिमा होगा वो क्या होगा, या जो, तो इसमें बोला गया है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटीज जो है वो किस किस के बीच में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो कहां पर किस किस के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, मतलब कि मैक्सिमा और मिनिमा पूछना चाह रहा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा जब भी बीट्स निकालते हैं तो मैक्सिमा और मिनिमा का एक ही तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, जैसे हम इंटरफेरेंस में निकालते सेम यहाँ पर होगा। तो मैक्सिमा आई मैक्सी तो हो जाएगा यहाँ पर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर,
और आई मिनिमम जो होगा वो हो जाएगा √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। √i2 माइनस i1 भी हो सकता है, तो ऑप्शन इसके जो बन जाएगा, इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला गया है कि दो ट्यूनिंग फोर्क हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और एक की फ्रीक्वेंसी 258 वाइब्रेशन पर सेकेंड, उसका मतलब हर्ट्ज ही होता है, दोनों को एक साथ बजाया गया है। तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं देन द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर। टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा हर्ट्ज बाय ऑब्जर्वर मतलब लगातार जो दो मैक्सिमा सुनाई देते हैं वो जिस टाइम इंटरवल में सुनाई देते हैं वो इंटरवल क्या होता है, उसी को हम बीट्स बोलते हैं। मतलब कि दो मैक्सिमास के बीच में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूंगा तो 258 माइनस 256 अगर यहां पर हम निकालते हैं तो ये 2 हर्ट्ज हो जाएगा। तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो 1/2, तो यानी कि 0.5 सेकेंड यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 0.5 सेकेंड यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपके पास वो बी ऑप्शन बन जाएगा। मैं जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से ही सुनते रहना, है ना, क्योंकि इसमें वेरिएशन काफी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक ट्यूनिंग फोर्क ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड गिव्स 8 बीट्स विद द ट्यूनिंग फोर्क बी व्हेन प्रोंग्स। तो ए की जो फ्रीक्वेंसी है और बी जो है वो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि ए की फ्रीक्वेंसी यहां पर दी गई है 258 हर्ट्ज दी हुई है और बी की हमें नहीं पता, तो बी के साथ जब इसको वाइब्रेट करवाया गया तो 8 बीट्स देता है। तो इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी या तो 250 हो सकती है या 266 हर्ट्ज हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि इन दोनों को जब वाइब्रेट करवाया गया तो इनके बीच में जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी बीट सुनाई दे रही थी वो कितनी सुनाई दे रही थी, 8 हर्ट्ज सुनाई दे रही थी। अब बोला गया है कि when the prongs of B are cut and again A and B, B के प्रोंग को कट करने का मतलब है जब भी हम किसी की प्रोंग को कट कर देते हैं इसका मतलब वहां फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। वैक्स लगाते हैं तो भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और प्रोंग को कट कर देते हैं। प्रोंग का मतलब क्या होता है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क कहता है ना, इसकी ये दो आर्म्स जो होती है ना, इसको हम प्रोंग बोलते हैं। तो ये यहां पर अगर प्रोंग को कट कर देंगे तो भी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जब यहां पर एक की ट्यूनिंग फोर्क को कम कर दिया, यहां प्रोंग को कम करते हैं, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज होगी, या तो 257 रह जाएगी या 256 रह जाएगी या 255 हो जाएगी, इस तरह से कुछ भी होते हुए डिक्रीज हो सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगेन इसके साथ इसको वाइब्रेट करवाया गया ए को, जब बी के साथ, बी की तो इन दोनों में से एक है, बी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बी की तो या तो 250 है या 266 है। अब अगेन अगर हम ए को बी के साथ वाइब्रेट करवाते हैं, नए वाले ए को बी के साथ अगर वाइब्रेट करवाते हैं तो अगेन 8 बीट सुनाई देती है, 8 बीट सुनाई देती है। तो अब सोचो आप, अगर मान लो बी की फ्रीक्वेंसी 250 हुई तो 250 हुई तो यहां पर 257 तो यहां 7 हर्ट्ज सुनाई दे सकती है, इसके साथ 6 हर्ट्ज सुनाई दे सकती है, इसके साथ 5 हर्ट्ज सुनाई दे सकती है। तो यहां पर तो हमेशा नंबर बढ़ता ही जा रहा है। देखो कभी नंबर यहां पर ये नंबर 2 फिर 0 हो गई, यहां पर 5 सुनाई दी, फिर ये 0 हो गई, फिर 1 हो गई, तो पहले यहां पर ये 7 8 इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते 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 फिर वापस से इंक्रीज होगा। लेकिन अगर 266 हर्ट्ज हुई तो 266 हर्ट्ज के केस में क्या होगा, 266 और यहां पर 258 था तब 8 हर्ट्ज थी, अभी यहां 9 हो जाएगा, फिर यहां पर 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। मतलब अगर 266 बी की अगर फ्रीक्वेंसी हम 266 हर्ट्ज होते हैं तो कभी भी ए के साथ वाइब्रेट करवाने पर वो 8 हर्ट्ज की बीट्स वापस नहीं देगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी की फ्रीक्वेंसी 266 हर्ट्ज तो हो नहीं सकती, और अगर 250 के हम बी को 250 हर्ट्ज मानते हैं
तो ए के नई टर्म्स के साथ, ये तो पुरानी है वैक्स अप्लाई करने के बाद, ये जो सॉरी प्रोंग कट कर दिया ना उसके बाद की बात है ये। तो प्रोंग को कट करने के बाद तो डिक्रीज ही होगी, तो 250 लिया तो ये डिक्रीज होके होते धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसा जरूर आ जाएगा कि ये क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये यहाँ पर 242 अगर हुई तो इसके साथ दोनों की बीट्स 8 आ सकती है, लेकिन इस केस में कभी भी नहीं आ सकती। इसका मतलब बी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 250 हर्ट्ज हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास बन रहा होगा वो ए ऑप्शन इसका बन रहा होगा। पर 17 में आपको बोला गया है टू ट्यूनिंग फोर्क आर इन वाइब्रेशन एंड नो बीट्स आर हर्ड, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए। वन ऑफ द prong of one tuning fork is loaded and then it is sounded with another tuning fork and 4 beats are heard, मतलब 4 बीट सुनाई देती है। Now the prong of loaded tuning fork are cut slightly. Now the sound together they produce 4 beats. Initially the ratio of frequency of tuning fork will be, अब देखो ये तो बिना सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे पूछा ही क्या है, इनिशियली द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ट्यूनिंग फोर्क। तो इनिशियली भाई दोनों के बीच में जब बीट्स आ ही नहीं रही है, जिसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज एक जैसी होनी चाहिए। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज एक जैसी है, इसका मतलब कि F1 इक्वल्स टू F0 ले लेते हैं और F2 भी इक्वल्स टू F0, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1:1 यहां पर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 17। इससे पहले जो मैंने इधर क्वेश्चन करवाया था वो 16 था, जो 258 वाला जो था, ठीक है, जिसका आंसर 250 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 वाला जो क्वेश्चन है वो वैसे मैंने आपको डीपीपी में जरूर करवाया होगा, फिर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला गया है कि 56 ट्यूनिंग फोर्क आर अरेंज्ड इन सीरीज that each of 4 gives 4 beats per second with the previous one. The frequency of the last tuning fork is 3 times of the first tuning fork. The frequency of the first. तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में एक्चुअली कि इस तरह से कई सारे ट्यूनिंग फोर्क दिए हुए हैं और 56 ट्यूनिंग फोर्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी f+4 हो जाएगी। इसी तरीके से जो लास्ट वाला ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये 56 ट्यूनिंग फोर्क है, तो यहां पर हमें एक्चुअली एपी का यूज करना पड़ता है। जैसे हम 1, 3, 5, तो ये एक तरह से एपी है, 2, 2 का डिफरेंस। तो लास्ट टर्म जो निकालनी है तो ये इस तरह से हम निकालते हैं n-1d से। तो a तो हो गया f, n मतलब 56 माइनस 55 और ये बन जाएगा यहां पर डिफरेंस आ रहा है 4 का, तो ये बेसिकली हो जाएगा 0 और ये इस तरीके से 220 प्लस f। तो ये लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी। क्वेश्चन में ये बोला है कि लास्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट वाले की 3 टाइम्स है। इसका मतलब 3f इक्वल्स टू, अगर मैं f+220 कर देता हूं, इससे कैंसिल आउट इधर जाए, सॉरी ये इधर जाएगा, सोल्व करेंगे तो ये 2f इक्वल्स टू बन जाएगा 220, तो f की वैल्यू हो जाएगी 110 हर्ट्ज। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो भी सेम इसी तरीके से है, आप एक बार उसको ट्राई जरूर करना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को भी देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है इसने बोला है कि 2 ट्यूनिंग साइनसोइडल प्लेन वेव्स जो है उनकी इंटेंसिटी I0 है और एक की 4 I0 है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट विच वेव मीट्स विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 0 रेडियन, मतलब अगर फेज डिफरेंस 0 हो जाता है दो वेव्स के बीच में तो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। तो उस सिचुएशन में I मैक्सिमम होगा और I मैक्सिमम का फॉर्मूला I1 प्लस √I1 I2 का होल स्क्वायर, तो ये √I0 प्लस √4 I0 का स्क्वायर, तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको सॉल्व करना तुम, ये निकल कर आ जाएगा 9 I0। तो आई गेस इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, सी आंसर इसका होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद आपको हो सकता है डीपीपी में मिला। तो ये तक आज के 20 क्वेश्चंस। अगले वीडियो में मैं इससे 21 से लेकर अगले अगले क्वेश्चन से 20 अगले जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उनके मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना और ये फिजिक्स शाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।